जी अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार अली वकार इस्लामाबाद के एक कामयाब बिजनेसमैन थे। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हरगिज़ नहीं थे, प्रॉपर्टी के शोबे से वाबस्ता थे, लेकिन बहुत ज़हीन थे, काबिल थे, मेहनती थे और जो भी काम करते थे सिंसियरिटी से करते थे। जिन लोगों ने इनके साथ काम किया वो इस बात की गवाही देते हैं कि इफ्तिखार अली वकार उन लोगों में से थे जो मिट्टी को हाथ लगाकर सोना बना देते थे। इन्होंने छोटे छोटे प्रॉपर्टी से मुतलका कुछ प्रोजेक्ट्स किए, सब कामयाब रहे। डेवलपमेंट का काम करते थे, जिसे हमारे यहाँ ठेकेदारी का काम भी कहा जाता है। प्रॉपर्टी के हवाले से जो भी इन्वेस्टमेंट्स की कामयाब हुई। सबसे अहम इन्वेस्टमेंट इन्होंने सन 2004 के आसपास की। इन्होंने कुछ डेवलपर्स के साथ मिलके इस्लामाबाद के मरकजी शाहरा, जो शहर कश्मीर जो इस्लामाबाद शहर से बाहर की तरफ जाती है, न्यू एयरपोर्ट की तरफ, इस्लामाबाद शहर से निकल के उस रोड के अतराफ पे ज़मीनें खरीदी और इन्होंने अपने हिस्से का नाम टॉप सिटी रखा। टॉप सिटी देखते ही देखते कामयाबी की एक कहानी नज़र आने लगा। लोगों की तवज्जो और इन्वेस्टर्स की तवज्जो इस तरफ जाने लगी। इफ्तिखार अली वकार एक छोटे से बिजनेसमैन से एक कामयाब इंसान बनने की तरफ चल पड़े। ये बदकिस्मती की एक बहुत ही अफसोसनाक कहानी है कि कामयाबी की ये मंजिलें, दौलत की रेल फेल देखकर ये शख्स इफ्तिखार अली वकार नशे की लत का शिकार हो गए। मैं इससे पहले कि इस कहानी को मुकम्मल करूं, आपको थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल एक दरख्वास्त के हवाले से, जो कि टॉप सिटी के मौजूदा मालिक कंवर मोइज़ खान की तरफ से दायर की गई, साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ उनकी सोसाइटी पे कब्जे के हवाले से, मैं उसके पस मंज़र में दो मुख्तलिफ दिलचस्प कहानियां आपके सामने रखना चाहता हूं। इनमें से एक कहानी दर्दनाक है और एक कहानी हमारे मौजूदा निज़ाम की बेरहमी, बेदिली, या आप कह लें कि मफाद परस्ती की मुंह बोलती तस्वीर है। पहली कहानी यकीनी तौर पे इस प्रॉपर्टी की जो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये वाला इस्लामाबाद में बहुत बड़ी सोसाइटी है इस्लामाबाद की, ये टॉप सिटी, और इसके बारे में, इसका बैकग्राउंड ये ज़रूर आप ज़रा दिलचस्पी से सुनिएगा, क्योंकि इसकी कहानियाँ आपको आने वाले दिनों में मुसलसल आपको सुनने को मिलती रहेंगी। चाहे ये फैज़ हमीद साहब वाला जो एक किस्सा है ये ख़त्म भी हो जाएगा तो टॉप सिटी खबरों में रहेगी, इसलिए आपको इसकी बुनियाद की समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ दावे करेंगे, लेकिन मैं जो हकाइक आपके सामने रखूंगा इस हवाले से, आप आइंदा भी मेरे से कभी कोई सवाल पूछेंगे तो मैं ज़रूर उसके बारे में आपके सामने मारूज़ात या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखूंगा। मैं सिर्फ इतना बता दूं कहानी को आगे लेके चलने से पहले कि जब 2017 में उस वक्त के ISI के सीनियर अफसर फैज़ हमीद, जिनको मैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कौमी मुजरम कहता हूँ, जिन्होंने अपने बॉस, उस वक्त के बॉस जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म किया, पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत जुल्म ढाए, एक ऐसा निज़ाम इन लोगों ने जुल्म का कायम किया जिसके ज़रिए सियासत के अंदर मुदाखलत से लेके सियासी कारकुनों पर तशद्दुद और उनके खिलाफ एक्शन से लेके आम सिविल सोसाइटी के कारकुनों को निशाना बनाने से लेके सहाफ़ियों पे तशद्दुद, सहाफ़ियों पे हमले, सहाफ़त और शोबा, मीडिया के शोबा को कंट्रोल करने से लेके पाकिस्तानियों के कत्लेआम तक, पाकिस्तान में लोगों को मिसिंग पर्सन बनाने तक, बलूचिस्तान में लोगों को मिसिंग पर्सन बना, कराची के अंदर अपने मुखालफिन को ज़रा सी मुखालफत पे पार कर देने से लेकर आपको जनरल फैज़ हमीद की बर्बरियत की ऐसी ऐसी मिसालें और कहानियां मिलेंगी कि इंसान लर्ज उठता है। ये मैंने जिक्र यहाँ पे इसलिए छेड़ा कि जब 2017 में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और उनके चाहने वालों को सांप सूंघा हुआ था, तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, और भी बहुत से अच्छे और काबिल एहतराम लोग पाकिस्तानी मीडिया में मौजूद और सिविल सोसाइटी में मौजूद थे जो कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद की बर्बरियत या जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। उसी और इनकी जो रॉन्ग डूइंग थी, जो इनकी बदकारियाँ थी, वो कौम के सामने लाने के लिए कोशिश करते थे, एक सही करते थे। तो 2017 में जब ये लोग जो ट्रोल्स हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जो एक दूसरे पे फिक्रे कसते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, जब ये सांस लेने के भी काबिल नहीं थे। ये मैं वजाहत कर दूं कि मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग भी सही तरह से सांस नहीं ले सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी फैमिली या उनसे कोई ना कोई मुतल्लक शख्स पाकिस्तान के अंदर है जिन्हें फैज़ हमीद या उनकी जो नटोरियस ISI है वो निशाना बनाएगी।
लेकिन ये मेरे अल्लाह का करम है। मैं अपने बारे में बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन ये मेरी अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट है कि मैंने फैज़ हमीद और बाजवा की जो डिक्टेटरशिप थी, जो बर्बरियत थी, उसका पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मैं उन लोगों में शामिल था। मैं अकेला हरगिज़ नहीं था, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कोई नहीं था, सारे भाग गए थे। चाहे वो हुकूमतों में थे, चाहे सियासी पार्टियों में थे, चाहे पाकिस्तान के अंदर थे, सारे बाहर या बाहर थे। लेकिन मैं पाकिस्तान के उन चंद लोगों में शामिल था जिन्होंने बाजवा और फैज़ हमीद की बर्बरियत का पाकिस्तान के अंदर रह के मुकाबला किया, मारें भी खाई। और जब तक ये लोग इक़्तिदार की मसनद पे मजबूत रहे, जब तक इनका जवाल शुरू नहीं हो गया, वहीं पे रहे, भाग के लंदन नहीं गए और इनके मार्शल को शिकस्त दी। ये अल्लाह का करम है। लेकिन जो मौजूदा बात है टॉप सिटी के हवाले से, ये 2017 में इस हवाले से वाक़यात होना शुरू हुए, जब फैज़ हमीद, जिनके भाई जिनका नाम नजफ हमीद है, वो पटवारी थे रावलपिंडी में और उनकी डेकेड्स की सर्विस थी रावलपिंडी शहर के अंदर ही पटवारी होने की। वो बात की बात है कि उनको कुछ थोड़ी बहुत तरक्की दिलवा के चकवाल, उनका जो आबाई इलाका है, वहाँ भेजा गया। तो उनकी निस्बत से, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के शोबे में महकमा माल में पटवारी थे, तो उनको टॉप सिटी के हवाले से बहुत सी मालूमात थी। ये मालूमात वही हैं जो मैं आपको पहली कहानी अभी मुकम्मल करूंगा, इफ्तिखार अली वक़ार के हवाले से, जो चलती चलती ऑनरशिप जो है कंवर मुईज़ तक पहुंची। वो वाली कहानी जो है वो उसके कुछ चीज़ों से वाकिफ़ थे नजफ हमीद, जो फैज़ हमीद के भाई हैं। तो उन्होंने अपने भाई की ताकत के ज़रिए कब्ज़ा करने की कोशिश की टॉप सिटी के ऊपर। बहुत बड़ी हकीकत है। तो मैंने उस वक्त काम किया था। सिर्फ काम से मुराद ये नहीं कि मैंने एक दो लोगों से बातें की, मैंने कोशिश करके जितनी दस्तावेजात थी सरकारी और दूसरी, वो मैंने हासिल की, उनका बगौर जायज़ा लिया। कुछ चीज़ें मुझे समझ में थी, कुछ नहीं थी, क्योंकि प्रॉपर्टी के मामला तो उनके डॉक्यूमेंट्स को देखना इतना आसान नहीं होता। तो मैंने जो उस चीज़ के माहिर थे उनसे समझा उस पूरी बात को, पूरी चीज़ को, पूरे निज़ाम, पूरी ट्रांजेक्शन्स को। तो उनका खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसीलिए मैंने पहले भी ये कहा, बात दोबारा दोहरा रहा हूँ बात को, कि अगर आपके ज़हनों में कुछ सवाल हो स्पेसिफिक इस कहानी के हवाले से, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, तो मैं उस पर आपको जवाब आइंदा भी देता रहूंगा अगर आप स्पेसिफिकली कोई सवाल करेंगे तो आप बात को आगे लेके चलते हैं, कहानी मुकम्मल करते हैं कि जो इफ्तिखार अली वक़ार जब वो एक कामयाब बिजनेस मॉडल के लेके चल पड़े, तो एक वक्त ऐसा, और इसमें किसी का हिस्सा नहीं था। ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स थी, जो वो परचेज कर रहे थे ज़मीनें टॉप सिटी के लिए, इसको बना रहे थे, इसमें किसी का हिस्सा नहीं था। उनके किसी फैमिली मेम्बर का बिल्कुल हिस्सा नहीं था। उनकी एक बहन जिनका नाम जाहिदा बेगम है, ये यूके में होती हैं 1989 से। उनके जो शोहर हैं वो पुलिस वगैरह में थे शायद वहाँ पे। लेकिन उनका बिल्कुल जिस वक्त तक की मैं बात कर रहा हूं उस वक्त तक कोई हिस्सा नहीं था। जो दौलत की रेल पेल और ये मामला थे, चाहे वो जितने भी कामयाब इंसान थे, बदकिस्मती और ये इसमें एक टर्निंग पॉइंट ये आया कि वो नशे की लत में मुब्तला हो गए और फिर उसके बाद वो अपने आप पे काबू नहीं रख सके। वही कारोबार जो कामयाब जा रहा था उसमें कुछ नुकसान होना शुरू हुआ, कुछ उनको मजीद इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने अपनी बहन जो कि बरतानिया में मुकीम थी उनसे मदद तलब की। एक या दो मरतबा उनको पैसे वैसे मिल गए। उसके बाद जब उन्होंने कोई ज़्यादा पैसे मांगे तो उनकी बहन ने उनसे कहा कि मुझे कोई चीज़ हिस्सा दो आप अपने कारोबार में। उनको भी इल्म था कि इनका कारोबार जो है वो सही चल रहा था और शायद सही चल पड़े, तो उन्होंने कुछ उनसे लिखवाया, थोड़ा बहुत कोई हिस्सा जो शेयर है। अब जब जाहिदा बेगम को ये पता लगा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे लोग जो इस सारे मामले से बराह रास्त ताल्लुक रखते थे उनके साथ मुसलसल बात करने और बहुत से शवाहिद के ऊपर मबनी है। तो जब इफ्तिखार अली वक़ार नशे की हालत में एक हद से आगे चले गए, तो उस वक़्त उनसे मैं अब ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, साफ ज़ाहिर है कि आपको जब भी कोई बात करनी है तो आपने ज़िम्मेदारी से बात करनी है, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको बुला फुसला के या उनके नशे वाली हालत की कैफियत का फ़ायदा उठाते हुए उनकी बहन ने सारी प्रॉपर्टी या जो टॉप सिटी की टोटल ओनरशिप जो है ये अपने नाम करवा ली, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस वक़्त ये सारा मामला हुआ तो उनकी हालत ऐसी नहीं थी, इफ्तिखार अली वक़ार की हालत बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि वो कोई प्रॉपर्टी किसी को सेल कर सकते। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, देखें टॉप सिटी में बाद में भी इन्वेस्टमेंट आई, बहुत ज़्यादा ज़मीनें खरीदी गई, मैं किसी के ऊपर एक्यूज या एलेज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक टॉप सिटी की वो जो उस वक्त तक का बिजनेस था उसके असल मालिक इफ्तिखार अली वक़ार और उनकी फैमिली थी। उनकी फैमिली आज भी हयात है, इस्लामाबाद के आसपास ही कहीं
वो लोग होते हैं, लेकिन असल मालिक वो हैं। इफ्तिखार अली वकार से जो जाहिदा बीबी, जो उनकी बहन थी, जो उन्होंने हासिल किया, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो जेन्युइन डीलिंग नहीं थी। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जाहिदा बीबी कभी भी इस प्रॉपर्टी या इस चीज की मालिक बनी ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, जिसके लिए साफ ज़ाहिर है बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां मजलूम के साथ, कमज़ोर के साथ कभी कोई खड़ा नहीं होता, जहां ताकत हमेशा ताकतवर का साथ देती है, जहां पे आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं, वहां इस तरह की बातों को, बनी बनाई बातें और फैलाई हुई बातें और झूठ और प्रोपेगेंडा कह के सब लोग पैसे वाले का साथ देंगे, ताकतवर का साथ देंगे। ये हमारी रवायत है और ये बदकिस्मती है। इस पे कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैंने फैज़ हमीद साहब कब्जा कर रहे थे, बहुत मुश्किल मामला था, वो YSI में बहुत ताकतवर थे और मैं कोई भी गलत बात करता तो मारा जाता। तो मैंने वो बहुत ज़्यादा लोगों से बात करके, तमाम चीज़ों का मुशाहिदा करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि जिस वक़्त जाहिदा बीबी जो डॉक्यूमेंट का हवाला देती हैं अपनी ओनरशिप का, उस वक़्त इफ्तिखार अली वकार इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो कर सकते। इफ्तिखार अली वकार नशे की हाथ में, नशे की उस लत में इस हद तक आगे चले गए कि 2008 या 9, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको उनकी डेट ऑफ डेथ भी मिल जाएगी। उन्होंने इस्लामाबाद में ही जो अशफा हॉस्पिटल है, इसके आसपास किसी जगह पे उन्होंने अपने आप को गोली मार के खुदकुशी कर ली थी। ये उनकी हालत थी। आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसी हालत में जो बंदा पहुंच जाए, और ये एस्टेब्लिश्ड वाक़या है, वो किसी को क्या प्रॉपर्टी है, जायदाद लिख के देगा। ये सारी बात जो है ये सच है कि उन्होंने कभी किसी से कोई मदद, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई चीज़ नहीं ली, एक आध वाक़े के अलावा जिसमें उनसे कुछ लिखवाया गया और बाद में फिर टोटल प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली गई। एक तो ये बात। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो बहन है जाहिदा, वो आके इस कारोबार को चलाने की कोशिश करती हैं। साफ ज़ाहिर फैमिली को वो अबंडन कर देती हैं, जो इफ्तिखार की फैमिली थी, ये कह के ये जायदाद मेरी है, या जो भी मामला थे। तो अब इसमें वो खातून हैं, वो UK में रहती हैं, उनकी उधर फैमिली है, उनका पूरा निज़ाम है फैमिली का, तो उनसे ये मामला चल नहीं रहे थे। वो किसी एक शख्सियत की, कोई नेक शख्सियत होंगी यकीनन, कोई पीर साहब टाइप, तो वो उनकी मोतकद थी, उनके हल्का असर में थी, उनके पास जाती थी, उनसे रहनुमाई लेती थी। तो उन्होंने, जाहिदा बेगम ने उन पीर साहब को अर्ज किया कि जी मेरे से ये मामला नहीं चल रहे, नहीं संभाले जा रहे, तो मेरी कोई मदद कीजिए, तो बताइए कि मैं क्या करूं, रहनुमाई करें। तो उन्होंने शायद पहली मरतबाई या कुछ अरसे के बाद उनको किसी दूसरी मुलाकात में ये कहा कि उन्होंने एक शख्स का बंदोबस्त किया है जो कि उनके साथ उनकी मदद करके ये निज़ाम चला सकता है। और वो जो साहब थे वो भी उन्हीं पीर साहब के मुतकद थे, और उन साहब का नाम था कंवर मुइज़ खान। कंवर मुइज़ खान जो हैं, ये कराची से बिलोंग करते, ये पढ़े लिखे बंदे थे। इनको कहा गया, इनको बताया गया, ये कहा गया पीर साहब की तरफ से जाहिदा बेगम को कि इनको बजाय आपको पैसे वगैरह देने के, इनको आप शेयर दे दें प्रॉपर्टी के अंदर, इस पूरे बिजनेस के अंदर, तो ताकि ये पूरी लगाव के साथ उस पर काम करेंगे और इस निज़ाम को आगे लेके चलेंगे। अब कंवर साहब वाकई पढ़े लिखे बंदे थे, और उनकी मतलब बैक एजुकेशन भी थी, उनका उठना बैठना भी था, एक फैमिली का बैकग्राउंड भी था, कॉन्टेक्स्ट थे, खुसूसन वो कॉन्टेक्स्ट बाद में पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो गए। साफ ज़रा इनके पास एक बिजनेस आ रहा था, पैसा था, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बड़ा इजीली बनते हैं। बहुत क्लोजली इनके मामला जो हैं वो MQM, जो कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स थी, उसके लोगों के साथ बहुत अच्छे इनके मरासम कायम हुए। सिर्फ इस वजह से नहीं, यकीनी तौर पे उनकी ज़ाती दोस्ती, ज़ाती ताल्लुक था। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा क्लाउड उनके काम आया अपने इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में। एक तो साफ है कि वो एयरपोर्ट का उस वक्त तक इतना अंदाज़ा नहीं था जब तक ये चीज़ हुई कि कभी ये बन भी पाएगी, लेकिन वो एक हकीकत बनना शुरू हो गई कि एयरपोर्ट तो बन रही है। बाय द वे, बहुत कम लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट, जो नया एयरपोर्ट जहाँ इस्लामाबाद का बना है, ये इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में शामिल था 1950s के एंड या 60s में, जब भी ये मास्टर प्लान बना कि यहाँ बनना था, लेकिन हुकूमतों ने कभी तवज्जो नहीं दी, बनाया ही नहीं। ये जो रावलपिंडी के अंदर नूर खान एयरबेस के साथ जो जगह थी,
उसी को इस्तेमाल करते रहे, एयरपोर्ट के तौर पे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट कहलाता रहा। लेकिन असल एयरपोर्ट यहाँ बनना था, जो अल्टीमेटली फिर जब वहाँ से कुछ ठेकेदारों के ज़रिए कुछ मफाद या कुछ चीज़ निकलती हुई महसूस की, तो फिर उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया, अदरवाइज उसको मुकम्मल ही नहीं कर रहा था। अब जब वो मुकम्मल करने की बात आई एयरपोर्ट, तो इस जगह की मतलब फर्दर वैल्यू बढ़ना शुरू हुई, यहाँ पे लोगों की और इन्वेस्टर्स की और प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों की तो जो इस तरफ गई। अब ये ऐसा वक्त है कि जाहिदा साहिबा उधर इंग्लैंड में हैं, उनको पैसों की ज़रूरत होती है, वो पैसे मांगती हैं, एक हद से ज़्यादा मांगती हैं। तो फिर कमर मुईज़ साहब ज़रा उनके पास पैसा था उस वक्त, बट वो उनको ये कहते हैं कि आप मुझे बाकी के शेयर भी बेच दें तो मैं आपको इतने पैसे या एक बड़ी अमाउंट में रकम जो है वो मैं आपको देता हूं, तो आप ये मेरे हवाले करते हैं। अब इन्होंने साहब ज़रा ये पढ़े लिखे थे, इन्होंने ये बहुत ही अक्लमंदी वाला काम किया कि बजाय उनको पैसे दे के सिर्फ उनसे ज़ुबानी बात करने या कोई स्टाम्प पेपर पे लिखवाने के बजाय इन्होंने प्रॉपर काम किया कमर साहब ने। ये फैक्ट है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि चूंकि वो बाहर थी तो बजाय किसी कागज़ पे लिखवाने के उन्होंने जो प्रॉपर प्रोसेस होता है, जो बंदा पाकिस्तान से बाहर हो उसको मुतलका हाई कमीशन या एम्बेसी में जाके बैठ के कैमरा के सामने एक अफसर के सामने पूरा बयान देना पड़ता है, लिखना पड़ता है, और वो जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल ट्रांसमिट होते हैं, पूरा एक कानूनी प्रोसेस होता है। तो वो सारा प्रोसेस उन्होंने मुकम्मल किया और कंप्लीट ऑनरशिप जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ पेमेंट्स करके मुख्तलिफ माहिदों के जरिए वो अपने नाम कर ली। इस बात में मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई दूसरी राय नहीं कि जो इन्होंने हासिल किया, जो प्रॉपर किया काम लीगली अगर देखा जाए तो वो उन्होंने प्रोसेस पूरा किया। उसके ऊपर साहब ज़ाहिदा बेगम बाद में इल्ज़ाम लगाती हैं, और मेरे ख्याल में वो इल्ज़ाम भी उनके जहन में तभी आया जब नजफ हमीद साहब की सलाह पे जनाब फैज़ हमीद साहब ने ये बड़ा हाथ मारने की कोशिश की, इस पर कब्जा करने की कोशिश की। अब कब्जा करने की कोशिश, क्योंकि ये बात मैं आपको अभी तक नहीं बता सका, ये जो लोकेशन है ये बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप इस्लामाबाद शहर को नहीं भी जानते तो आप इस्लामाबाद शहर का नक्शा देखिए कि शहर से एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो ये जगह एक वक्त में इसकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली गई, शहर फैलता गया, और खुसूसन एयरपोर्ट की तरफ जो रोड जा रही थी वो मरकजी शाहरा की हैसियत इख्तियार उसने करना थी। उसके आसपास प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर जानी थी। फिर उस शाहरा के साथ साथ बिल्कुल जो शाहरा के ऊपर एरिया था वो सब कमर्शियल एरिया था, वो इस्लामाबाद का नया ब्लू एरिया बनना था। अब उसकी जो कीमत है वो उस कमर्शियल एरिया की वजह से, खुसूसन बाकी हाउसिंग सोसाइटीज और भी बहुत हैं, लेकिन इसके कमर्शियल एरिया की वजह से इसकी प्राइस जो है वो आप कह लें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में चली गई। ये कैलकुलेटेड फिगर है, ये वो जो सहाफियों वाले फिगर होते हैं ना, $1 ट्रिलियन और $1 बिलियन, ये वो नहीं, ये कैलकुलेटेड फिगर है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन में चली गई। एग्जैक्ट फिगर भी मेरे सामने था एक वक्त में, जो उस वक्त की वैल्यू थी उसको मैंने इस वक्त के हवाले से नहीं किया, तो मैं इसलिए वो फिगर नहीं बोल रहा। तो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि अनबिलीवेबल फिगर्स आती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में ISI कभी भी कोई ऐसा बिजनेस जो है ना उसको फलने फूलने नहीं देती अगर वो एक हद से आगे जा रहा हो, और वो उसमें या तो अपना शेयर रखते हैं या कंट्रोल रखते हैं। मालिक हैं, मुख्तार हैं इस मुल्क के सदर है, वो कभी भी किसी भी चीज़ को अपने हद से, अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देते, और ये सारा कुछ वो मुल्की और कौमी मफाद में करते हैं, मुल्की दफा के लिए करते हैं। तो फैज़ हमीद साहब से पहले भी ये जितने भी मामला थे कमर मुईज़ के, वो आगे नहीं चल सकते थे अगर उनका ISI के साथ एक क्लोज लॉयजन ना होता, एक क्लोज मामला ना होता। मैं 2008-9 से ही बात कर रहा हूँ, उस वक्त से ही जैसे ही ये कामयाबी का सिलसिला शुरू हुआ तो ISI के लोगों ने कमर मुईज़ साहब के इर्द गिर्द घेरा डाला, उनकी रहाइश गाह, उनके घर, उनके बाकी मामला सारे वो ISI के नोटिस में होते थे, और ISI उस पर नज़र रखती थी, एक कंट्रोल था। कोई इसको माने या ना माने, मुझे बराह रास्त इन हकाइक का पहले दिन से तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हुआ, और फिर जैसे जैसे मामला आगे चलते रहे, उस शहर में रहते, रिपोर्टिंग करते, काम करते, इन सारी चीज़ों का पता था। कमर साहब का एक क्लोज ताल्लुक ISI से हमेशा रहा। अब टॉप सिटी एक हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की एक प्रॉपर्टी, एक बहुत ही अहम स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट का लोकेशन का मंसूबा ISI के ऑलरेडी कंट्रोल में था। लेकिन अब ISI भी बहुत बड़ा इदारा होता है, उसके चंद लोगों की ड्यूटी थी, या पता नहीं, मैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि वो कुछ लेते देते या क्या करते होंगे, इदारे को यकीनन मफादात मिलते थे।
फैज हमीद साहब ने ये सोचा कि आईएसआई से ओवर एंड अबव जाती मिल्कियत में कुछ चीजें आ जानी चाहिए, जाती तौर पे इस पे कब्जा किया जाए। ये एक फैक्ट है और इस चीज के ऊपर ये सारी कहानी जो है इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के नजफ हमीद उनके सामने पेश कर रहे थे और वो अपनी आने वाली नस्लों को संवारने के लिए, उनको अरबपति बनाने के लिए एक मंसूबा बना के बैठे हुए थे। उसके बाद साहब ये एक चीज मैं मुकम्मल कर दूं कि फैज हमीद वाली इस एपिसोड से पहले भी आईएसआई का कंट्रोल इनके मालिक और टॉप सिटी के मामला पे था और इस एपिसोड के बाद भी रहा, आज तक भी है। और ये जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह मूव होना, ये वो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये आईएसआई की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। आईएसआई इस खास हवाले से, टॉप सिटी के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक भी है, सब्जेक्ट भी है, मौजू भी है, पैसा बहुत है, इसी चीजों को आईएसआई कभी भी नहीं जाने देती होती। और आईएसआई की मर्जी के बगैर कोई करके तो देखे इस मामले के अंदर, मैं कहता हूं कमाल हो जाएगा। तो ये सब जरा जो मौजूदा लीडरशिप है वो उनके कहने पे ये सारी मूव हुई, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं, जो दरख्वास्त दी गई कंटेंट 100% दुरुस्त थे। बिल्कुल फैज हमीद साहब ने वहां पे कब्जा करने की कोशिश की अपने भाई के कहने पे, बिल्कुल उन्होंने अंदर से जितना पैसा वो लूट सकते थे, जितना इन द लॉन्ग रन लीगली कंट्रोल हासिल कर सकते थे एसेट्स का, उन्होंने पूरी कोशिश की, हर तरह से ब्लैकमेल किया। बल्कि ब्लैकमेल क्या किया, सब जरा इनके इख्तियार में नहीं था, ये गिरफ्तार हो गए कमर मुईज साहब, इनकी फैमिली के कुछ लोग भी उनकी हिरासत में चले गए, जो कि आईएसआई साहब जरा पूरी फैमिलीज को हिरासत में ले लेती है। आज भी वही कहानी चल रही है, कोई कमर मुईज या वो ये वाकया एक खास एक्सेप्शन तो नहीं है, लेकिन इस हवाले से चूंकि बात हो रही है तो मैं इसी की बात करूंगा। तो उनको जिस हद तक ब्लैकमेल और वो प्रेशराइज कर सकते उन्होंने किया, और जो मकासद थे हासिल किए उन्होंने। और फिर कमर मुईज बहुत क्लोज हो गए फैज साहब के, बल्कि जो लोग बेचारे वहां पे आवाज उठा रहे थे टॉप सिटी के ऊपर कब्जे की कि जी रेंजर्स के पूरे अदारे को इन्वॉल्व करके, देखिए ये अदारे मुलव्वस होते हैं, ये कोई एक शख्स नहीं होता, ये पूरे अदारों को इन्वॉल्व करके इस तरह से ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट और पाकिस्तानियों के जायदादों पे और उनके कारोबारों पे कब्जा किया जाता है इस अदारे की तरफ से। तो ये रेंजर का पूरा अदारा उसके अंदर मुलव्वस था उस वक्त, लेकिन लीड उसको फैज हमीद कर रहे थे और मफादात असल जो थे वो उन जवानों के पास तो नहीं जाने थे जो वहां पे कब्जा करके पूरी टॉप सिटी की सिक्योरिटी संभाल ली थी रेंजर वालों ने। साफ जाहिर है कि वो A1 मैन को ही जाने थे, फैज हमीद साहब को। अच्छा, अब ये होता है नाज़रीन कि जब ये सारे मामलात हो जाते हैं कब्जे के हवाले से और ये मामला को आगे लेके चलते हैं, कमर मुईज उनके साथ ही मिल जाते हैं, लोग हैरान होते हैं कि ये तो बहुत क्लोज हो गए, लेकिन साहब जरा वो प्रेशर में थे शायद, इसलिए सारा कुछ उनके कहने पे चलता रहा। फिर वो चले गए, फिर नए लोग आए, अब नए लोग उनको अपने मुताबिक जिस तरह उन्होंने कहा उस तरह कमर साहब ने किया। मसला ये नहीं है क्या किया क्या नहीं किया, इसमें दो चीज़ों को मैं लेके आगे बात आपको कंक्लूड करना चाहता हूँ, दूसरी कहानी की तरफ ले जाके आपको बात खत्म करना चाहता हूँ कि ये जो पहली बात है कि जो आपने सिस्टम समझा ना टॉप सिटी का, कि ये कैसे बना, कैसे खड़ा हुआ, इसका ऑनरशिप स्ट्रक्चर कैसे कैसे चेंज होता रहा और ये सारा कुछ, ये स्ट्रक्चर आईएसआई को बहुत पसंद है। पहली बात तो आप ये समझ लें, ये निज़ाम जो है ना, जो बहुत ही कमज़ोर हो, जिसकी बुनियादें ना हो और ऊपर बहुत ही डेकोरेशन और सारा कुछ हुआ हो, सुर्खी पाउडर लगाओ, ये पाक फौज को, GHQ को, रावलपिंडी को, आईएसआई को, अपारा को बहुत पसंद है ये निज़ाम। यही निज़ाम वो इस्लामाबाद के अंदर चाहते हैं, हुकूमत का भी यही निज़ाम चाहते हैं कि खोखली बिल्कुल बुनियादों के बगैर, उनकी दी हुई बुनियादों के ऊपर खड़ी हुई एक नाम निहाद हुकूमत हो, जिसको जब मर्जी चाहे मुकुट पतलियों की तरह खींच सकें। वो ऐसे निज़ाम को बरकरार रखते हैं कोशिश करके। किसी ये जो मैंने आपको बताया बुशरा जाहिदा बीबी की ओनरशिप के हवाले से, देख लीजिए कभी तहकीकात नहीं होगी, कभी भी कोई शख्स देखने, क्योंकि ये बुनियाद जो है, जो इसका एक जो नाजुक सिरा है, ये अब आईएसआई के पास है। वो इसको एक्सप्लॉइट करके वो सारी जिंदगी खेलेंगे, हमेशा के लिए खेलेंगे। और इस तरह की 20 कहानियां फैली हुई इस्लामाबाद में ज़्यादा। इसी तरीके से जर्नैलों के बच्चे और जर्नैल जो हैं अरबपति बनते हैं पूरी दुनिया में। दुनिया की बेहतरीन जो है वो रियल स्टेट और दुनिया के बेहतरीन अदारों के अंदर, कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट शेयर्स इनके होते हैं। वजह यही होती है, इस तरह की चीज़ें पीछे चल रही होती हैं। खैर, एक तो ये आईएसआई को पसंद बहुत है इस तरह का कमज़ोर मॉडल। अब जब कमर मुईद एप्लीकेशन लेके जाते हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ, तो जैसा कि मैंने आपको पूरी कहानी में बताया कि जुल्म तो वाकई हुआ, ज्यादती तो वाकई हुई, बिल्कुल कब्जे की कोशिश हुई, 100% कहानी दुरुस्त है, एक एक जुल्म की दास्तान दुरुस्त है। और ये बात भी दुरुस्त है कि इनके पास एक एक बात का सबूत मौजूद है। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहा है, मुल्क के सबसे ताकतवर अदारे के सरबराह के बारे में,
ये ना आप देखेंगे किसी एक इदारे या किसी एक शख्स की प्रॉपर्टी, मुल्क के ताकतवर तरीन इदारे का सरबराह जो है, जो ताकतवर तरीन शख्सियत है, वो किस तरीके से लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था, तो बजाय सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर करती या उसके ऊपर कोई मामला करती, उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं आपके सामने हकाइक ये रखना चाहता हूँ, दूसरी कहानी ये रखना चाहता हूँ जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के हवाले से, कि भाई आपने नहीं किया तो आपका इख्तियार है। मैं तो कभी भी इख्तियार पे नहीं बोलता, मैं तो उन सहाफ़ियों से डरता हूँ जो कि मुझे 184(3) जो है आइन की आर्टिकल 184 की सब क्लास सी, जिसके तहत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया जाता है, कि वो लेक्चर देना शुरू कर दें कि भाई ये नहीं बनता, ये नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ की एडवोकेसी करता रहा हूँ, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो नहीं करना तो फिर ना करें ना, नहीं करना तो ना करें, रिजेक्ट कर दें। आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं जी ये वजारत दफा जो है उसके पास एप्लीकेशन लेके चले जाएं। अरे भाई तुम्हारे पास आया है तो या करो या ना करो। अगर करना है, अगर ऑर्डर देना है तो एफआईए को हुक्म दो ना, नैब को हुक्म दो, एफआईए को हुक्म दो। एफआईए की ज्यूरिसडिक्शन है, एफआईए जाए, गिरफ्तार करे, उसके ऊपर तहकीकात हो। आप कह रहे हैं वजारत दफा। मैं सिर्फ लोगों के सामने ये चीज, ये कहानी रखना चाहता हूं कि ये कितना जुल्म है पाकिस्तान के साथ, कि चंद सहाफ़ी पैदा किए गए हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के अंदर, जो बार बार कहते हैं नहीं नहीं फौज के बारे में बात ना करें, नहीं फौज जो है मुल्क के अंदर इंतशार फैल जाएगा, नहीं नहीं फौजी जो भी है वो फौज के बारे में बात ना करें। जो फौजी हैं ना जी, उनके बारे में वो तो शहादतें देते हैं। मतलब हमारे भाई, आपके भाई, हमारे लोग लड़ते हैं दहशत गर्दों से, मुल्क दुश्मनों से, अपनी जान देते हैं, शहीद होते हैं। ये घटिया लोग अपनी लूट मार के लिए उन शहीदों के लहू को इस्तेमाल करते हैं, और हमें ये चंद साफी बैठ के बताते हैं जी फौज के बारे में बात ना करें, फौज का एहतसाब सिर्फ फौज ही कर सकती है। अगर कोई फौजी जर्नेल किसी करप्शन में मुलव्वस है तो उससे सवाल कोई सिविलियन नहीं पूछ सकता, वो फौजियों का अपना निज़ाम होता है, वही पूछेंगे। यार हद है, मतलब कोई मजाक की हद होती है। पता नहीं कैसे कैसे माउथ पीसेस बना के मीडिया के अंदर डाले हुए हैं फौज ने, और वो बैठे हैं और सहाफत फैलाई जा रहे हैं अपनी ना। आप समझ रहे होंगे मैं सहाफत की जगह पे क्या कहना चाह रहा था। लेकिन बात यह है कि ये गलाजत जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच गई। अरे भाई आपने नहीं सुननी, ना सुने। अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर तो कम से कम ये देना एफआईए करे। आप कह रहे हैं वजारत दफा करे, यानी फौज करे, यानी क्रिमिनल का जो अब क्रिमिनल पकड़ा गया, क्लियरली क्राइम कमिट हुआ है आपके सामने, ठीक है ना, आपको सारा एविडेंस दिया जा रहा है, और आप कह रहे हैं आप क्रिमिनल के पास भेज रहे हैं, क्रिमिनल का ट्रायल करें। खुदा का नाम माने, पाकिस्तानी कौम का मजाक तो ना उड़ाएं आप। आपने नहीं करना, ना सुने, आपसे कौन कह रहा है? आप ऑर्डर दे रहे हैं वही सुने, यानी कि आप पाबंद कर रहे हैं कि एफआईए के पास तुमने नहीं जाना। ठीक है ना, यही बात है ना, और क्या बात है? हमें समझ नहीं आती, हम बेवकूफ तो नहीं है इतने ज्यादा। ये सारे के सारे जो चंद लोग बैठे नैरेटिव बनाते हैं, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टियों के ट्रोल होते हैं, उनका लीडर एक बात करे वाह वाह वाह, अब उससे बिल्कुल मुतसाद बात करे फिर वो वाह वाह वाह। यही सुप्रीम कोर्ट के आसपास भी इस तरह के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो जो भी बात करें वाह 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 के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, और उल्टा फलसफे दे के समझाते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, आपको नहीं पता, जो सिविलियन इस तरह तो इंतशार फैल जाएगा, वो कैसे, वो कभी भी नहीं कर सकेंगे। अरे क्या मतलब कभी नहीं कर सकेंगे? ऑर्डर तो आपने कानून और आइन के मुताबिक देना है ना। ये क्या बात हुई कि वो महकमे को का बंदा है, उसके खिलाफ, भाई वो सरकारी अफसर था, उसने गलत काम किया है, कानून तोड़ा है। पाकिस्तान में ये अदलिया की सूरत हाल कहाँ पहुंच चुकी है? क्या कभी जनरल फैद हमीद जैसे कौमी मुजरम को सजा हो सकेगी पाकिस्तान के अंदर? इस बात के ऊपर मैं अपना प्रोग्राम खत्म करता हूं कि दो बातें आप जहन में रख लें। क्या जज सजा देंगे? जज ये बैठे हुए हैं कादी फायद ईसा साहब, इनके पास सिर्फ चंद दिन पहले बैरिस्टर एतजाज अहसन एक पिटीशन लेके गए कि ये जो मिसिंग पर्सन होते हैं, इनकी जो मिसिंग किया जाना है, इनको जो गायब किया जाना है, इसको गैर आईनी करार दे दें। तो उस पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया गया, ये कह के कि ये इंसानी हकूक का मामला नहीं, ये 184(3) के अंदर नहीं आता। ये पाकिस्तान के अंदर अदलिया की हालत है कि पाकिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन का मसला आपके सामने है, चारों सूबे शिकार हैं। किस तरीके से बलोचियों को मिसिंग पर्सन, सिंधियों को, कराची के महाजरों को, पख्तूनख्वा के अंदर ट्राइबल एरियाज के अंदर किस तरह पाकिस्तानियों को गायब किया जाता है, जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है। और इससे बड़ी गैरआईनी बात क्या हो सकती है? क्या एक डिक्लेरेशन आ जाने से प्रेशर ना बढ़ता, अवामी ताकत का इजहार ना होता, कानून और आइन की सरबुलंदी की बात ना होती? ये तो हमारी अदलिया इस हद तक पहुंची हुई है। ये फैज़ हमीद के खिलाफ फैसला करेंगे, फैज़ हमीद के खिलाफ और कौन कभी फैसला नहीं होने देगा? आपके पॉलिटिशियंस, आपकी सियासी पार्टियां, आपकी मुस्लिम लीग नवाज, आपकी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, बड़े एहतराम से मैं उनका नाम लेता हूं। वजह क्या है? मैं वजह जानता हूं।
और ये वजह बता के आपको आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूं। सबसे बड़ी बेनिफिशियरी मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब हैं। जो भी डील हुई फौज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, वो सबसे पहला राब्ता मरियम नवाज, उनके रिश्तेदारों और फैज़ हमीद के साथ हुआ। जितनी भी जेल से निकलना, सजाओं के ऊपर वो जमानतें मिलना, पाकिस्तान बाहर जाने की इजाज़त मिलना, सारा कुछ फैज़ हमीद करा रहे थे। ये जो सियासी खानदान होते हैं, ये जब डील करते हैं ना, बाहर जो मर्जी बयान देते रहे, कभी भी उसे बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाते जिसने उनको डील करने में फैसिलिटेट किया हो। क्यों? दोबारा फिर डील करनी होती है, कभी भी नहीं करते। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो जी मरियम साहबा ने फलां दिन बयान दिया था, या फलां बात हुई थी, या नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था। इसकी वजह सुन ले। सहाफ़ी जो आवाज़ उठाते थे, वो सिविल सोसाइटी के मेंबर जो आवाज़ उठाते थे, वो मुदस्सर नारो जिसको गायब कर दिया फैज़ हमीद ने, जिसकी बेगम बेचारी अपने शोहर की गुमशुदगी के दरमियान मर गई, जिसका बेटा बाप के बगैर पल रहा है, वो अदरीस खटक जो आज जेल में पड़ा हुआ है, वो पूरी पीटीएम के कई जो शहीद किए जाने वाले और गायब कर देने और जेलों में सड़ने वाले लोग जो हैं, ठीक है ना, ये जब आवाज़ उठाते हैं फैज़ हमीद के खिलाफ, सिविल सोसाइटी आवाज़ उठाती है, सहाफ़ी जब इनके ये टॉप सिटी जैसे जो कारनामे थे वो अवाम को बताते थे, अवाम में नफरत का निशान है फैज़ हमीद। तो अवामी जो एक रद्द अमल का जो एक गैज़ो गज़ब है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये कहते हैं फैज़ हमीद ऐसा है, फैज़ हमीद को ये कर देंगे। मरियम औरंगज़ेब वगैरह जो इनके साथ ये सारे लोग जो हैं, ये सारे बेनिफिशरी हैं, इकट्ठे मिले हुए हैं, हमेशा से उनके साथ ये आवाम को दिखाने और बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बातें करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फैज़ हमीद ये इनके ट्रोल कह रहे होते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनको पता नहीं कि कभी भी आप देखिएगा, कभी भी हकीकी कदम मरियम नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या कोई भी सियासी पार्टी कभी भी फैज़ हमीद के खिलाफ नहीं उठाएंगे। क्यों? बेनिफिशरी है उसके, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी मुजरम है, उसको सजा होनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम को आगे आना होगा। अदलिया कभी कुछ नहीं करेगी जब तक जस्टिस कादी फायजिस्ता बैठे हैं, कभी कुछ नहीं करेंगे, कभी मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं करेगी। लेकिन इन कौमी मुजरमों को, ये कमर जावेद बाजवा हो, फैज़ हमीद हो, ये जब तक इनको सजा नहीं मिलती, तो ये जो इनका काम था, देखें आप आगे वालों ने भी जारी रखा होगा, तो ये फिर इस तरह जारी रहेगा। ये मुजरम जो है, इनको सजा मिलना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।